मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो आज नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको अपलोड कर रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अभी तक आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहां से पैसा आता है इनके पास जिससे कि ये पब्लिक वेलफेयर का वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कैसे बुक कीपिंग होता है, बिकॉज यहाँ भी बुक कीपिंग बहुत जरूरी होता है, पैसे यहाँ भी आता है और जाता है ह्यूज क्वांटिटी में। तो बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस क्लास 11 के जैसा ही एज इट इज जैसा था वैसे ही रहेगा आपका। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो आपने क्लास 11 में जो पढ़ा है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा है, उसमें भी सोल प्रोप्राइटर का, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सोल प्रोप्राइटर का बुक कीपिंग आपको क्लास 11 के अकाउंट्स में सिखाया गया। बट अभी आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे थोड़ा डिफर करता है, और साथ ही साथ पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी क्लास 12 में आपको सिखाया जाएगा। मींस क्लास 12 में आपको मैंने बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इस साल पढ़ाए जाएंगे, तीन तरह के अलग अलग बिजनेस के। सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको पता है पुराना नाम है फाइनल अकाउंट, जो पहले कहा जाता था उसको। तो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बोलो आप, वो क्लास 11 में आपको सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट बनाना सिखाया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया गया। अब आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग, मैंने बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको देखना है। इसमें मैंने आपको बताया था पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये तीन चीजें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़नी है आपको, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि ये आपका एज इट इज क्लास 11 में जैसे बैलेंस शीट हम बनाते थे वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये आपका नया है, ये दोनों हमको डिस्कस करना है। इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फोकस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीटली रिसिप्ट एंड पेमेंट को ही डिस्कस करूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्यों बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, मींस क्या, क्यों और कैसे, तीन चीजें हमको सीखनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या ऑब्जेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड दूसरी बात कि हाउ टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तीन चीजें हमको डिस्कस करनी है, क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कारण है इसके पीछे बनाने का, और तीसरा कैसे बनाते हैं। कोई भी अकाउंट आप बनाना सीखते हो नया, आपके अगर लाइफ में कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स कोई भी अकाउंट अगर आपकी लाइफ में नया आता है तो आप तीन चीजें जरूर पूछा करो हमेशा, ये क्या होता है, क्यों बनाते हैं, और तब जानो कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये सबसे लास्ट में जानना चाहिए, बट अक्सर बच्चा क्या करता है, कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट रट लेता है, और फॉर्मेट रट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को उसमें पुट करना शुरू कर देता है, डेबिट क्रेडिट में लिखना शुरू कर देता है, डेबिट में ये आएगा, क्रेडिट में ये आएगा, और फिर उसके बाद आंसर के पीछे भागता है। ये गलत वे है, गलत मेथड है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इस तरीके से कभी नहीं पढ़ो, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा आप रटने के जैसा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आए। इसलिए क्या होता है और क्यों बनता है ये पहले जानो, और फिर उसके बाद कैसे बनता है वो बात की बात है। क्योंकि जब थ्योरी इसका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इंप्लीमेंट आपको समझ में आ जाएगा, तो चीजें को समझना आसान हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इस चीज को हमेशा बोलता हूं, आप मेरे जो भी स्टूडेंट्स उनको पता होगा ये बात, मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज को कि कोई भी अकाउंट बनाने से पहले उसके आप कॉन्सेप्ट में जाइए, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जानिए।
क्योंकि आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, सीडब्ल्यू बनना है, अकाउंटेंट बनना है, नॉर्मल अकाउंटेंट ही बनना है, तो भी आपको ये चीजें जब आपके लाइफ में आप प्रैक्टिकली जब आएंगी, उसको आपको ओपन करने के लिए आएगा, तो आपको पता होगा पहले से यहाँ ये चीजें मुझे मालूम है, मैं पढ़ चुका हूँ और उसी चीज को जैसा पढ़ा था उसी चीज को प्रैक्टिकली मुझे यूज कर रहा हूँ। वो आपको फीलिंग उस तरह से आपको उस समय आना चाहिए और आज भी बनाते समय भी वही फीलिंग आना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्यों होता है और कैसे बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये होगा, ये चीजों को हम लोग को समझना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया था कि 3 चीजें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो एज इट इज आपके क्लास 11th का, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी क्लास 11th का ही है। ये भी कोई नई चीज नहीं है, नाम बदला है केवल इसका, ये अपना रूप बदल के आया है बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे रावण रूप बदल के गया था सीता मैया का वध करने के लिए, सेम उसी तरह से ये रूप बदल के आया है तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारा माइंड की कोई नया चीज है, नया चीज है। मैं इसीलिए बोलता हूँ पुराने चीजों से कनेक्ट करते हुए पढ़िए, ताकि आपको नई चीजें भी लगे कि पुरानी ही है और पढ़ने में फिर वो कोई बर्डन नहीं है। वही चीज है, ये रूप बदल गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एकदम सिंपल वही चीजें हैं, पढ़ा हुआ चीज है। आप बोलोगे सर क्या है ये कैसे क्लास 11 में, इसको तो कभी सुने ही नहीं थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सुने थे, ध्यान दो, गौर करो, याद करो अच्छे तरीके से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने ये वर्ड कहां सुना था क्लास 11 के किस चैप्टर में, किस टॉपिक में, याद आया? यस, एकदम सही पकड़ रहे हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने सुना था कैश बुक में, कैश बुक चैप्टर, उसमें आपको याद होगा 2 साइड होता था, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। एग्जैक्टली वही चीज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम वही चीज है। इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समरी ऑफ कैश बुक के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नोन एज समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक है, इसीलिए मैं बोला कि क्लास 11th है का ये चीज है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये कैश बुक होता है, ये कैश बुक है। इसमें 2 साइड होगा, एक रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड, एक जो पैसा आएगा और एक जो पैसा जाएगा। ये वही चीज है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपका लास्ट ईयर का कैश बुक एज इट इज, एज इट इज। मैं बार बार बोल रहा हूं एज इट इज, मतलब मैं आपको फुल्ली ये पावर दे रहा हूं कि जो जैसे कैश बुक बनाते थे क्लास 11th में, आप जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आए तो उसी तरह से बना देना, कुछ मत सोचना, कभी गलत नहीं होगा। ये सेम चीज। अब रही बात कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो तो पिछले साल इसका नाम कैश बुक था, आप बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पिछला साल इसका नाम कैश बुक था, इस साल इसका नाम रिसिप्ट एंड, रूप बदल गया, नाम बदल के आया है, लेकिन है वही चीज एग्जैक्टली। तो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिफरेंस क्या है? मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस क्या है। पहले सिमिलरिटी आप जान लीजिए दोनों का, फिर डिफरेंसेस भी मैं आपके सामने इसको क्लियर करूंगा। कैश बुक आपको याद होगा, कैश बुक में 2 साइड होता था, एक साइड होता था रिसिप्ट और एक साइड होता था पेमेंट। यहां रिसिप्ट और उसके बाद अमाउंट, फिर उसके बाद से पेमेंट के बाद से अमाउंट, याद होगा ये होता था रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। और ऊपर में हम लोग लिखते थे कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ये तुम्हारा सिंगल कॉलम कैश बुक है। और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी होता है, तो फिर वो डबल कॉलम कैश बुक बनाएगा। एक कॉलम अमाउंट के बगल में एक कैश का हो जाएगा और एक बैंक का हो जाएगा, एक कैश का हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा। बट 12th लेवल में आपको उस तरह का नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आया भी तो आप समझिए कि 2 कॉलम हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग चेक बुक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी कर रहा है, तो वो 2 कॉलम बनाएगा, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का, मतलब डबल कॉलम कैश बुक। अब ये कैश बुक यहां ऊपर में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मैं पहले बोल क्या लिखा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम बदल गया, मैंने पहले बोला, है वही चीज, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका नाम अब ये ऊपर में लिखा जाएगा, एक साइड रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, और साथ ही साथ इसके नीचे लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। अब समझ में आया, कुछ डिफरेंस दिखने लगा आपको?
पहला डिफरेंस कि कैश बुक ऊपर में लिखते थे, अब ऊपर में लिखा है रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट। दूसरा, कैश बुक के नीचे फॉर द ईयर एंडिंग कभी नहीं लिखते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो मंथली नेचर का होता है, उसमें हम मंथ एक एक महीने का बैलेंस निकाल देते, बैलेंस सीडीबीडी, एक एक महीने का ट्रांजेक्शन उसमें निकाला, एक एक महीने का लेजरिंग का काम होता था, वो लेजर का एक तरह से पार्ट था। वो आपको कैश बुक मेन बुक में भी आता है, प्रिंसिपल बुक में भी आता है और सब्सिडरी बुक में भी आता है, ये आप 11th में जाने होंगे। तो इसलिए उसमें हम सीडीबीडी लिखते थे, लेजरिंग का काम होता था, पोस्टिंग का काम होता था। कैश ट्रांजेक्शंस को हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करते थे। तो अगर हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर रिसिप्टेड पेमेंट जो बनेगा वो महीने महीने नहीं बनेगा, ईयर में एक बार बनेगा। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। मैंने आपको बोला था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आता है, तो 3 चीज आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिसमें से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये किसका पार्ट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पुराना नाम क्या है, तो मैंने बोला फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जब भी बनता है तो कब बनता है, ईयर के एंड में, क्योंकि इसका नाम ही है फाइनल अकाउंट। फाइनल हो गया, ईयर अब बंद हो गया, ईयर क्लोज हो रहा है। इसलिए ये तीनों ही चीजें अगर हम देखें तो कब बनेगी, तो ईयर के एंड में, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, ये तीनों ही फाइनल अकाउंट में आएगा। हाँ, 2 अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम अकाउंट के, इसीलिए तो इसका पुराना नाम फाइनल अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दिया गया, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट भी होता है। और फाइनल अकाउंट बोलने से सिर्फ अकाउंट को रिप्रेजेंट करता था, स्टेटमेंट गायब था, तो इसलिए इन चीजों को चेंज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड किया गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, इसमें से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। और ये तीनों कब बनेगा, तो ईयर के एंड में बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा कब बनता है, ईयर के एंड में, चाहे वो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कभी भी आपको बोला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, मीन समझ जाओ कि ईयर के एंड में ही बनना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ईयर के एंड में ही बनाया जाता है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसलिए ये भी कब बनेगा, तो फॉर द ईयर एंडिंग। और कौन सा ईयर एंडिंग के लिए, फॉर मतलब के लिए, कौन सी ईयर एंडिंग के लिए, तो यहाँ डैश डैश है, तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 31 मार्च 2019, मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब के लिए बन रहा है, तो जो ईयर 31 मार्च 2019 को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके लिए ये बन रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये एक साल के लिए बनेगा। अगर मुझे 2020 का बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 2020 ईयर के लिए, 2020 के लिए बनाना होगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 31 मार्च 2020, ईयर एंडिंग हो जाएगा मेरा 31। मतलब जिस ईयर एंडिंग के लिए बनाना है वो ईयर एंडिंग यहां लिख देना है, वहां डैश डैश रहेगा। लेकिन जब भी बनेगा तो ईयर के एंड में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसलिए अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो समरी ऑफ कैश बुक होता है। इसमें 2 साइड होते हैं, एक रिसिप्ट अमाउंट और एक पेमेंट और एक अमाउंट। अब बारी आता है कि ये क्यों बनाते हैं, क्या होता है, समझ में आ गया। डिफरेंस भी आपको कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट में दिख रहा है थोड़ा बहुत, कि ये वो महीने महीने बनता था, मंथली नेचर का होता था, लेजर सीडीबीडी, और ये ईयर के एंड में बनेगा, साल में एक बार बनता है। उसके ऊपर मैं कैश बुक लिखते थे, इसके ऊपर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे। ये डिफरेंसेस अगर आप छोटी छोटी बातों को देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आगे एक एक करके निकलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ये मैंने बोला ये समरी ऑफ कैश बुक है, कैश बुक का समरी है। समरी मींस निचोड़, सारांश जिसको बोलते हैं हम लोग, कि एक साल में, एक साल के अंदर, अब थ्योरेटिकली समझो, अगर आपके बिजनेस में आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, मींस क्या बना रहे हो आप, मींस ये आप ये बना रहे हो कि एक साल के अंदर में, ईयर एंडिंग 1 ईयर हो गया, अगर महीने का होता तो 1 महीने के लिए लिखता, तो फिर यहाँ पर हम फॉर द ईयर नहीं लिखते, फॉर द मंथ एंडिंग लिखते। और अगर वीक का बनाते तो यहाँ पर फॉर द वीक एंडिंग लिखते, कौन से वीक के लिए बना, तो जो भी हो, लेकिन अभी ईयर एंडिंग है तो एक साल में, मतलब एक साल के लिए बन रहा है। तो एक आप क्या जाना, आप क्या कर रहे हो, समझो कि आपका कपड़े का दुकान है, तो कपड़े का दुकान है और आप ईयर के एंड में, तो आप एक ईयर फिक्स किए 2020 या 2019 मान लेते हैं, लिखा हुआ मैं, 2019 का आपका कपड़े के दुकान का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या सोचोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, सिंपली वही है। मतलब आप ये करने जा रहे हो कि 2019 में आपके कपड़े की दुकान में 12 महीने, ड्यूरिंग द 12 मंथ, 12 महीने के दौरान, और कौन सा 12 महीने के दौरान, यही 12 महीने के दौरान, ये जो यहाँ डेट लिखा है, कोई भी 12 महीना नहीं देता है,
ये जो ये ईयर यहां लिख दिया गया, तो 2019 के 12 महीने के दौरान कितना पैसा तुम्हारे दुकान में आया और कितना पैसा नगद कैश कितना पैसा आया और कैश कितना गया, यही इसमें लिखा है। जितना कैश पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब आना और पेमेंट मतलब देना, तो जितना पैसा कैश में आएगा वो आप इधर लिख देना और जितना पैसा कैश में जाएगा वो इधर लिख देना। तो आप बोलोगे कि सर जितना पैसा आएगा मतलब कब से कब तक, तो मैं वही बोल रहा हूं, ये ईयर लिखा है। ये नहीं कि जब से दुकान खोले हैं तब से और जिस दिन बना रहे हैं उस दिन तक कितना पैसा आया गया, ये नहीं जानना है। यहाँ जो ईयर लिखा रहेगा ये 12 महीने का केवल बनेगा। मींस ये जब भी बनेगा तो इसमें 12 महीने का ही पैसा आएगा और जाएगा वही लिखा जाएगा। और कौन सा 12 महीना, तो जो 12 महीने यहाँ पर ईयर लिखा रहेगा। ये ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2019 को, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जो कुछ भी लिखाएगा वो 12 मंथ का लिखाएगा। तो 12 मंथ का लिखाएगा तो 31 मार्च 2019 को एंड हुआ, तो 12 मंथ इससे बिफोर क्या हो जाएगा, एंड हुआ। ये एंडिंग डेट है। अब इसके बाद 12 महीना नहीं जोड़ना है, ये खुद लास्ट का डेट है। एंडिंग मतलब लास्ट, इस दिन ईयर ये एंड हुआ, तो 12 महीना पहले ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, तो आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 को ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में, इस पर्टिकुलर ईयर के बीच में जितना पैसा तुम्हारे दुकान में आया वो इधर लिख दो और जितना पैसा इस बीच में गया वो इधर लिख दो। एकदम सिंपल है। मैं बार बोल रहा हूं कि जब भी यहां जो डेट लिखा रहेगा उस डेट से 12 महीना बिफोर का डेट आप पहले लिख लेना और फिर उन दोनों के बीच का ड्यूरिंग दिस ईयर उन दोनों के बीच का 1 साल का पीरियड हो गया, 12 महीना हो गया। जोड़ लो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 12 महीना हो जाता है। अभी 12 महीने के दौरान जितना भी पैसा आया इसी 12 महीने के दौरान, अब इसके पहले कोई पैसा आया है या इसके बाद कोई पैसा आया है वो गलती से मत लिखना। केवल और केवल जो यहाँ ईयर एंडिंग लिखा है उस ईयर एंडिंग से 12 महीना के अंदर जितना पैसा आया है और गया है वो इसमें लिख दो आपके कपड़े की दुकान में। बस जो दुकान है आपका, अब किसी भी दुकान में, अब एक सब्जी वाला भी होगा वो भी अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, तो एक ईयर एंडिंग लिखेगा और उससे 12 महीना पहले जितना पैसा आया और गया वो लिख के निकाल लेगा। सर इससे पता क्या चलेगा, इससे क्या होगा लिख देने से, इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे पास आया तो इतना, गया तो बचा कितना, बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं शेष, कितना बचा वो पता चल जाएगा तुम्हारे पास। 12 महीने में जितना आया वो उतना ही गया कि उससे ज्यादा चला गया कि उससे ज्यादा आ गया, बचा कि नहीं बचा। मींस इससे ये पता चलेगा कि ईयर के एंड में कितना पैसा, क्लोजिंग बैलेंस, ईयर एंड मतलब क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा तुम्हारे पास दुकान में, मतलब इस डेट को कितना बचा, 31 मार्च 2019 को तुम्हारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। क्योंकि तुमने जो पैसा इसमें लिखा है आया और गया वो इस डेट से 12 महीना पहले का, मतलब इस डेट तक का, तो इस डेट तक का लिखा है, मतलब इस डेट को कितना पैसा आखिरी में बच गया, मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, इस बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आखिरी महीना होगा और मार्च का आखिरी महीने का भी आखिरी डेट है ये 31 मार्च, आखिरी महीने का, इस ईयर का आखिरी मंथ का आखिरी डेट है 31 मार्च, और उस डेट को तुम्हारे पास कितना पैसा है बचा है ये अकाउंट बता देगा। क्योंकि तुमने 12 महीना उस डेट से पहले का पैसा कितना आया और गया लिख रहे हो इसमें, तो उस डेट पर, इस डेट पर कितना पैसा आखिरी में बच गया, मींस कैश इन हैंड। और अगर तुम्हारे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो कैश एट बैंक, मैंने पहले बोला डबल कॉलम हो जाएगा और फिर वो कैश एट बैंक भी बता देगा, मतलब बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास इस डेट को, और कैश में कितना इन हैंड, आपके बिजनेस में कितना पैसा पड़ा हुआ है। कैश इन हैंड मींस कैश एट बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा होता है उसको कैश इन हैंड बोलते हैं, उसको कैश एट बिजनेस नहीं बोल के कैश इन हैंड, हैंड मतलब हाथ में नहीं, बिजनेस में, बिजनेस ही समझो कि हमारा हाथ है, वहां पे गले में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो बिजनेस में कितना पैसा पड़ा हुआ है इस डेट को, और बैंक में कितना पैसा पड़ा है इस डेट को, मतलब ईयर के एंड में जिस ईयर के एंड बना रहे हो ये अकाउंट बता देगा, बनाने से तुमको पता चल जाएगा। तो इस अकाउंट को बनाने का रीजन, पर्पस क्या है समझ में आया, पर्पस ये है कि टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बिजनेस। और फिर आप तो जानते ही हो, क्लास 11 में पढ़ चुके हो, तो जो क्लोजिंग बैलेंस इस साल का बनेगा एंड का, वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2019 से 20, इसका अगला साल आपका क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से फिर आपका ईयर शुरू हो जाएगा, और वो कब तक चलेगा, तो 31 मार्च 2020 तक, एक साल और आपका हो गया, ये भी 12 महीने का। ये खत्म हुआ 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 के बाद जस्ट अगला दिन कौन सा दिन आएगा, 1 अप्रैल आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, 1 अप्रैल 2019, फिर 1 अप्रैल 2019 से कब तक आपका ईयर चलेगा 31 मार्च 2020, फिर आप इस पीरियड के लिए भी बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
हर साल ईयर के एंड में बनेगा। तो अब ये पिछले साल का ईयर का एंड का डेट हुआ जो ये बना लिए तुम। एक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगले साल बनेगा, वो उस ईयर एंडिंग में यहाँ क्या लिखा आएगा 2020, ये डेट आ जाएगा यहाँ पे। और जब 31 मार्च 2020 लिखोगे तो उस समय आपके पास ये जो ईयर के पिछले साल के एंड में जो पैसा बच गया था जो बनाए थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो पैसा अगले दिन के लिए स्टार्टिंग हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 31 मार्च 2019 को जो तुम्हारे पास पैसा बचा वो अगले साल जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओगे तो वो इस डेट को आ जाएगा, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्टिंग में आ जाएगा, आपके हाथ में पैसा होगा, क्योंकि वो बच गया था पिछले साल। अब उसको फिर दुकान में लेकर रखोगे, वो दुकान में बच गया तो गायब थोड़ा हो जाएगा, दुकान में ही पड़ा रहेगा। अगले दिन जब सेटर उठाओगे तो आपके पास फिर से वो पैसा दिखा हुआ रहेगा, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, मतलब इस साल की शुरुआत उसी पैसे से होगा। और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच और आपके दुकान में पैसा आएगा बहुत सारा, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, कपड़ा बिकेगा, आएगा पैसा इस बीच में अप्रैल मई जून। और फिर जो पैसा आया और उस बीच में फिर और पैसा जाएगा भी फिर, तो मतलब अब अगले साल जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओगे तो क्या होगा, जो पैसा यहां बच गया था वो पहले रहेगा, जिसको हम ओपनिंग कैश बोलेंगे, ओपनिंग कैश इन हैंड या ओपनिंग कैश एट बैंक। बैंक में होगा तो कैश एट बैंक, बिजनेस में होगा कैश इन हैंड, तो जो शुरू में पड़ा होगा वो पहले ले लेंगे। उसके बाद जो इस साल और पैसा आएगा उसको भी ले लेंगे, और फिर इस साल जो पैसा और खर्च होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। मतलब दो चीजें अब ऐड हो जाएंगी, अगले साल से हमारे पास दो पैसा होगा, क्या, एक ओपनिंग कैश, देखो एक ओपनिंग कैश यहां पे सबसे पहले लिखा जाएगा रिसिप्ट साइड, ये पैसा पहले से इतना पड़ा हुआ है हमारे पास। ये पैसा कब से पड़ा, कहां का पैसा है, तो पिछले साल 2019 के आखिरी में जो था, अब 2020 के स्टार्टिंग में आ गया वो। और फिर उसके बाद जो इस साल और पैसा आएगा इस बीच में वो उसके नीचे लिखाएगा, जैसे 100 रुपया मान लेते हैं पहले से पड़ा हुआ था, और इस बीच में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में और पैसा मान लो 500 आ गया, तो अब टोटल पैसा तुम्हारे पास कितना हो गया, 600 हो गया। फिर इसी बीच में तुम्हारे पास से खर्चा मान लो 300 हो गया, तो 300 नहीं 200 लिखो, 200 हो गया। तो अब 600 तुम्हारे 100 रुपए पिछले साल का पड़ा हुआ था ओपनिंग कैश, 500 इस साल का कैश और मिल गया 2020 में, वो हो गया 600 टोटल कैश हो गया दुकान में, उसमें से 200 खर्चा हो गया दुकान में से पेमेंट इसी बीच में, कपड़ा खरीदे होंगे या कुछ भी रेंट उठ दिए होंगे, तो आखिरी में कितना बच गया 400, तो ये क्लोजिंग कैश हो गया, ये क्लोजिंग कैश। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस अकाउंट से क्या नजर आ रहा है, इस अकाउंट से नजर आ रहा है कि आपको ओपनिंग कैश कितना है ये पता चला और क्लोजिंग कैश कितना है ये पता चला। ओपनिंग कैश कहां से निकल के आया, ओपनिंग कैश निकल के आया लास्ट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग बन गया। फिर इस ड्यूरिंग द ईयर और जो रिसिप्ट हुआ, ये कौन से ईयर का रिसिप्ट है, तो ड्यूरिंग द ईयर का रिसिप्ट है, ड्यूरिंग द ईयर इतना और रिसिप्ट हो गया, और ड्यूरिंग द ईयर इतना और पेमेंट हो गया, ड्यूरिंग द ईयर आपका इतना और पेमेंट हो गया, तो लास्ट में इतना आपके पास बच गया, 400 रुपए बच गया। अब फिर सेम यही प्रोसेस दो, अब यहां पर 31 मार्च 2020 को इतना क्लोजिंग बचा है, तो फिर अगले साल एक ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फिर से बनेगा, हर साल बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेगा। तो अब क्या होगा, 31 मार्च यहां पर 2000 क्या लिखा जाएगा, 21 लिख देंगे। अब 31 मार्च 2021 हो गया, तो 31 मार्च जैसे 2021 लिखेंगे मतलब ईयर एंड का डेट हो गया, तो अब उसका पीरियड कब से चालू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पीरियड रहेगा। अब ये पीरियड आपका हो गया इस अकाउंटिंग ईयर का। अब इस बीच में अगर बात करेंगे तो ये जो लास्ट ईयर में क्लोजिंग बच गया था 31 मार्च 2020 को 400 रुपया, अब ये कहां आ जाएगा, ओपनिंग में आ जाएगा, और यहां पर डेट 2021 हो गया। अब ये क्लोजिंग कहां चला गया, फिर से ओपनिंग, क्योंकि ये बचा था पिछले साल के आखिरी में, तो जब दुकान खोलेंगे तो ये फिर से पड़ा रहेगा हमारे पास, तो 400। फिर मान लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट हो गया उस साल 500, फिर से मानते हैं 500 ही रिसिप्ट हुआ, तो अब टोटल तुम्हारे पास कितना हो गया, 900 हो गया कैश। 400 पिछले साल का बचा हुआ था, 500 और आ गया, 900 हो गया, और इस 900 में से तुम्हारे पास से फिर ड्यूरिंग उसी साल इस बीच में कितना पेमेंट हो गया, मान लेते हैं 200 ही पेमेंट हुआ, तो अब क्लोजिंग कैश कितना हो गया तुम्हारे पास, 700 हो गया। 400 पहले से था, 500 और आ गया, 900 हुआ, उसमें से 200 खर्चा हो गया, तो दुकान में कितना बच गया, 700 बच गया। अब ये 700 कब बच गया, इस ईयर के एंड में, क्लोजिंग ईयर के एंड में 700 बच गया। अब यही 700 फिर क्या हो जाएगा, अगले साल फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो ये 700 कहां चला जाएगा, ओपनिंग कैश में। अब फिर जो पैसा मिलेगा उस साल ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, उस साल जो पेमेंट होगा वो इधर लिखा जाएगा, फिर मतलब यही प्रोसेस चलता रहेगा हर साल। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसीलिए इसको बनाया जाता है, टू नो द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये जानने के लिए, यही दोनों जानने के लिए बनाया जाता है कि कितना पैसा हमारे पास
साल के स्टार्टिंग में और साल के आखिरी में बच रहा है, और कितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है और ड्यूरिंग द ईयर जा रहा है, ये भी यहां से दिखता है। ये चार चीजें नजर आएंगी तुमको इस अकाउंट में हमेशा। ओपनिंग कैश हमेशा शुरू में लिखेंगे यहाँ, क्लोजिंग कैसे यहां लिखेंगे। अब लिखने का तरीका ऐसे नहीं रहेगा बैलेंस बीडी, आप जानते हो कि पहले जो आता है स्टार्टिंग में शुरुआत उसको बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड ब्रिंग का पास्ट ब्रॉड डाउन, कहां से लाया गया, ये जैसे इसके ऊपर में एक अकाउंट बना रहेगा तो वहां से यहां आ गया, इसके नीचे अकाउंट बनेगा, फिर से नीचे बनते जाता है तो यहां से उठ के यहां चला जाएगा इस साइड, तो ब्रॉड डाउन ये अकाउंट फिर क्लोजिंग में चला गया, ओपनिंग में, यहां से क्लोजिंग से ओपनिंग में ब्रॉड डाउन, और फिर जो बचेगा वो कैरी डाउन, सीडी, कैरी मतलब ले जाना, तो लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे उसको, अगले साल। तो नीचे सीडी वर्ड लिखेंगे, ऊपर बीडी वर्ड, नीचे सीडी इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसको लेके जाना है, कहां लेके जाना है, अगले साल, इसलिए यहां पर कैरी डाउन। और जब अगले साल शुरुआत में यहां लिखेंगे लेके आएंगे तो यहां पर सीडी नहीं लिखेंगे, बीडी लिखेंगे क्योंकि लेके आ रहे हैं, तो ब्रिंग मतलब लाना, तो ब्रॉड डाउन हमने लाया, यहां लाया गया, और यहां पर लिखेंगे ले जाया गया। तो ये ध्यान रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरह से बनेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फाइनली मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्या होता है, आप जान गए, कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक होता है, इसमें आपका ईयर के एंड में बनता है, इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखाता है, इसको क्यों बनाते हैं, टू नो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस, बिजनेस में कितना, ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आया एक साल में और कितना पैसा गया, और आने जाने के बाद कितना पैसा बचा आखिरी में, ये बता देता है अकाउंट। इसको समझो एक तरह से मशीन है, और ये मशीन ये बताता है कि आखिरी में कितना बचा हुआ है। जैसे बैंक में आपके पास शुरू में कुछ पैसा जमा रहता है पहले से जो जमा किए हो किसी डेट पर, और उसके बाद जो और एक महीने के अंदर पैसा जमा किए आप जोड़ लेते हो उसमें, और फिर उसके बाद जितना पैसा निकाले रहते हो, सपोज करो विड्रॉ, वो इधर लिख देते हो, और फिर उसके बाद देखते हो कि कितना पैसा बैंक में मेरा पड़ा हुआ है, आप खुद प्लस माइनस करके घर में पता करते हो, तो ये समझो ये बताएगा कि कितना पैसा आया गया और कितना बचा हुआ है, इसी का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमेशा ईयर डेट बनेगा। और एक बात सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि नाम ही है इसका कैश बुक, तो भैया उधार का कोई चीज मत लिख देना कि जैसे दुकान में कपड़े का दुकान का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और 200 का कपड़ा उधार बेचे, तो 200 कपड़ा उधार बेचे तो यहाँ रिसिप्ट साइड में 200 लिख दिए। रिसिप्ट मतलब मिलना, मिला कहां 200, वो तो उधार है, जिस दिन देगा उस दिन उसको रिसिप्ट साइड में लिखना, जिस दिन बेचे उस दिन तो पैसा मिला ही नहीं, तो कैसे लिख सकते हो, यहां जो मिल जाएगा वो लिखना। जो अब जैसे किसी से काम करवा लिए, मान लो स्टाफ से काम करवा लिए, सैलरी उसको 500 रुपया देना था लेकिन दिए नहीं है, तो नहीं देना है सैलरी, तो यहाँ पेमेंट में सैलरी मत लिख देना, काम करवाना तो मत लिखना, जिस दिन दे देना उस दिन लिखना। मींस यहां पर सर्विस देख के या गुड्स का परचेज सेल देख के ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं होता है, जिस दिन कैश रिसिप्ट और कैश पेड होता है, नगद जिस दिन पैसा लेन देन होता है उस दिन एंट्री होता है, और वो दिन जिस ईयर में आएगा उसी ईयर में उसका रिकॉर्डिंग होगा, भले उसका सर्विस किसी भी पीरियड में हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और क्लियर कर देता हूं, सपोज करो कि मैंने आपको पढ़ाया 2019 में, 2000 फॉर द ईयर एंडिंग 2000 या 21 मान लो 2021 ही कर लेते हैं, 31 मार्च 2021 वाले साल के लिए मैंने आपको पढ़ाया, जिस ईयर एंडिंग हो रहा था उस साल, मतलब आप पढ़ कब से रहे थे मेरे पास, 31 मार्च 2021 ईयर का एंड का डेट है, मतलब पढ़ रहे थे आप मेरे पास 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से मेरे पास आप एडमिशन ले लिए थे, आप 31 मार्च 2021 तक मैंने आपको पढ़ा दिया, फीस बनता था 10,000 आपसे लेना इस ईयर एंडिंग तक, एक साल का सर्विस मैंने दे दिया, 10,000 फीस आपसे लेना बनता था, आपने नहीं दिया 2020, मतलब इस ईयर एंडिंग तक नहीं दिया, आपने वो फीस कब दिया, 2021 वाले ईयर में दिया, तो 2021 वाले ईयर में अगर आप मुझे फीस दिए तो मतलब 2021 से 22 वाले में दिए, वो 21 से 22 वाले में, अभी 20 से 21 वाला तो ईयर ये है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मार्च तक आपने फीस नहीं दिया, आपने फीस अप्रैल मई जून वाले ईयर में दिया, मतलब वो 2000 कब से चला गया, 21-22 वाले में चला गया। तो अब जब मैं 2021 एंड तक का ये बना रहा हूं, तो 2021 एंड तक वो तो पैसा मिला नहीं, मतलब 31 मार्च एंड, 2021 एंड नहीं, 31 मार्च 2021 तक तो पैसा आप दिए नहीं, आप तो उसके बाद दिए हो मुझे, तो मैं लिखूंगा क्या उसको रिसिप्ट साइड में, नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना है। भले मैंने पढ़ाया है इस साल, लेकिन फीस आपने दिया अगले साल, तो जब अगले साल का मैं बनाऊंगा, इसके बाद का मैं बनाऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2022 वाला जो ईयर एंडिंग होगा यहाँ पे, उसमें वो फीस आप दे रहे हो, तो उसी पीरियड में उसका एंट्री होगा। मतलब यहां सर्विस को नहीं देखना, पैसा देखना कि नगद लेन देन हुआ है क्या, जिस पीरियड में नगद लेन देन होगा उसी पीरियड में लिखना उसको, सर्विस कभी भी दिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं है, उस ईयर को ध्यान में मत रखना, पैसा जो पीरियड यहां लिखे हो अगर उसी पीरियड में पैसा आ गया है या चला गया है तब लिख देना, लेकिन अगर इसी पीरियड का सर्विस है, काम हो गया है, लेकिन
पैसा इस पीरियड में नहीं है, जो पीरियड यहाँ लिखा है एंडिंग उस पीरियड में नहीं है, उसके बाद वाले में है या उसके पहले वाले में है, तो उसको कभी भी मत लिखना। जब भी यहां लिखाएगा पैसा तो इसी पीरियड का होना चाहिए, मतलब इससे 12 महीने के दौरान, इस ईयर से जो एंडिंग है इससे 12 महीने के अंदर का ही पैसा अगर आया और गया है, जो पैसा भले उसका सर्विस किसी भी साल का हो, आगे या पीछे, उससे मतलब नहीं है, इसमें लिख देना। यहाँ कैश ट्रांजेक्शन लिखना है और जिस पीरियड का ये ऊपर में लिखा है एंडिंग, उसी पीरियड का कैश ट्रांजेक्शन लिखना है, भले उसका सर्विस दिया। अच्छा एक और बात, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे किसी बच्चे को मैंने पढ़ाया, एक और एग्जांपल सुन लो, मैंने किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया इस पीरियड में, 2021 वाले पीरियड में 31 मार्च 2021 तक पढ़ाना था मुझे उसको, मैंने उसको नहीं पढ़ाया, वो मेरे पास नहीं पढ़ा, लेकिन वो फीस लाके मुझे दे दिया और उसको पढ़ना कब था, 31 मार्च 2022 वाले ईयर के लिए, लेकिन वो फीस लाके मुझे इसी पीरियड में दे दिया, 31 मार्च 2021 वाले पीरियड में ही दे दिया, तो सर क्या एंट्री होगा उसका? हाँ होगा। मैंने पहले बोला कि इस ईयर एंडिंग तक जो पैसा आ गया चला गया वो लिखाएगा। सर्विस कब का है उससे मत सोचो, मैं बार बोल रहा हूं, यहां सर्विस मत देखो, पैसा देखो, पैसा इस पीरियड का है क्या तो लिख दो। अगर सपोज करो, मैं पेमेंट का बात कर रहा हूं, सपोज करो कि मैंने इंस्टीट्यूट में, पटना इंस्टीट्यूट में मुझे रेंट देना है और रेंट मैंने कभी कभी एडवांस में हम दे देते हैं, एडवांस में रेंट दे दिया, मतलब 2021 का रेंट ईयर एंडिंग है, लेकिन मैं रेंट कब का दे दिया, 31 मार्च 2021 के बाद वाले का रेंट दे दिया। ये तो ईयर एंडिंग यहां हो रहा था, लेकिन मैं रेंट इसके बाद के पीरियड के लिए दे दिया, तो इसमें लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा। मैं बार बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस पीरियड में दे दिया रेंट, भले वो उसका रेंट अगले महीने का था लेकिन दे तो दिया यही, तो लिखाएगा। दूसरा बात, एक और उसी में एग्जांपल कि 31 मार्च 2021 तक मेरे पास स्टाफ कोई काम किया है, कर दिया है काम, उसका सैलरी बनता है 500 रुपया, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया है। 31 मार्च 2021 तक काम कर दिया मेरे यहां, इसी पीरियड तक काम कर दिया है, सर्विस दे दिया है, लेकिन मैंने उसको पैसा नहीं दिया है, वो लिखाएगा क्या? तो वो भी नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में तो पैसा मैंने दिया नहीं है, हमको तो पैसा देखना है, सर्विस तो देखना नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज किया जाएगा, आपको सर्विस को कभी इसमें फोकस नहीं करना है, आपको केवल पैसे को फोकस करना है। ये कैश बुक है, इस तरह से कैश ट्रांजेक्शन, और वो भी कैश कब का, तो जो ईयर एंडिंग लिखा है उस ईयर एंडिंग से 12 महीने के ड्यूरिंग का कैश होना चाहिए, भले उसका सर्विस उस आगे पीछे का हो, उससे मतलब नहीं है, पैसा उस पीरियड में अगर आया गया है तो लिख देंगे, भले उसका सर्विस कभी कभी हो या नहीं हो, एडवांस में भी दे दिया हो या ले लिया हो तो भी लिखाएगा, लेकिन इस पीरियड का होना चाहिए। सर्विस कभी कभी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, इस पीरियड का बस केवल कैश होना चाहिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं इसका नेक्स्ट आपके वीडियो में अपलोड करूंगा, एक और इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजों को समझा दूंगा, लिख के दिखा दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, एंड देन फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। ओके ठीक है, अभी फिलहाल इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल्स हो गया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं इसके बाद और आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।